Hello students, welcome to our new video and in this I will be looking into the Irish literature and the Irish revival, which is also called Celtic revival, Irish literary revival, and this is the first video in this series. So let's get started right away. This is a brief historical context. Let's get started. To start with, this is a world map and I want to show you where Ireland is located. तो शुरुआत के लिए हम ये देखते हैं ये पूरी दुनिया का मैप है और आयरलैंड यहाँ पे कहाँ पे है। देखो ये इंडिया है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये इंडिया है और ये चाइना है। यहाँ से दूर ये पूरा यूरोप है। यूरोप में भी मैंने यहाँ सर्कल कर रखा है। ये है ब्रिटेन और यहाँ पे ये जो आपको इंडियन फ्लैग के कलर्स वाला एक टापू दिख रहा है ये आयरलैंड है और इसी को मैंने एनलार्ज यहाँ दिखा रखा है कि ये है ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ये आयरलैंड है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. Okay, here this is a map of the map of Ireland and the Aran Islands. Aran Islands इसलिए because जो टेक्स्ट है जो मैंने बनाया है जो है वो है राइडर्स टू द सी बाय जॉन मिलिंगटन सिंच एंड उसमें एरन आइलैंड्स पे ही लोकेटेड है पूरा जो कहानी है उनकी। इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश की है वेयर दीज लोकेशंस आर। फॉर एग्जांपल राइडर्स टू द सी में मेंशन्ड है एरन आइलैंड्स, इनिशमोर ये टापू का नाम है, इनिशमान है, इनिशीर है, ये तीन मेजर टापू हैं। उसके बाद में ये एरिया कहाँ आता है, अगर आप ये देखो आयरलैंड का मैप, ये यूनाइटेड किंगडम और ये आयरलैंड और मैंने यहाँ पे ये सर्कल कर रखा है, जो सर्कल कर रखा है दिस एरिया दैट आई हैव सर्कल, इसी को एनलार्ज्ड आई हैव शोन हियर। जैसे आप ये देखो एक छोटा सा यहाँ टापू दिख रहा है, ये एक बे दिख रहा है, सो दिस इज द एनलार्ज्ड पार्ट, ये बे है और ये है वो जो तीन टापू हैं जो यहाँ भी आपको दिख रहा है। दे आर कॉल्ड एरन आइलैंड्स, द थ्री वंस इनिशमोर, इनिशमान, इनिशीर। यहाँ पे है कॉनेमारा, दिस इज गैलवे, दिस इज गैलवे बे। ओके, सो जो हमारा हीरो होता है या हमारा कैरेक्टर होता है राइडर्स ऑफ द सी, वो यहाँ से लेकर यहाँ उसको आना है बोट में, क्योंकि यहाँ पर एक वो हो रहा है फेयर हो रहा है जहाँ पे वो अपने घोड़े को बेच सकता है ना, and then he dies. So these are those Aran Islands. Let's move further. Ireland, a brief history. So to start with, the key events which have shaped Ireland's history from early Christianity to modern peace agreements, these are the broad ones. ये बहुत संक्षिप्त में मैंने ये इवेंट्स लिए हैं क्योंकि आयरिश हिस्ट्री काफी बड़ी है, इट्स नॉट पॉसिबल कि एक स्लाइड में पूरी डिस्कस हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इट इज प्री हिस्टोरिक केल्टिक आयरलैंड। ये पिक्चर मैंने दिखाई है ताकि ये थोड़ा आइडिया हो कि भाई किस टाइप के दिखते थे, व्यक्ति थे, पर्सनालिटी थी इन प्री हिस्टोरिक केल्टिक आयरलैंड, which has got Irish culture, Celtic culture, Christianization, invasion, and struggles for independence. So, human presence in Ireland, it dates back to around 34,000 years ago with permanent settlements which are established by 7000 BC. The Mesolithic period saw hunter-gatherers and they were followed by the Neolithic era around 4000 BC. Here, farming, pottery, and megalithic structures emerged. The Bronze Age, which was tentatively from 2000 to 600 BC, this Bronze Age introduced metalworking, and the Iron Age brought the Celts around 500 BC. तो हमारा मेन जो आइडिया है ह्यूमन सेटलमेंट या जहाँ से हम देखते हैं ह्यूमन सेटलमेंट था वहाँ पे,
पर अराउंड 500 बीसी से केल्ट्स आने शुरू हो गए थे। इन्होंने दे established clans, hierarchical societies and they had rich traditions in art, mythology and language. तो इन्होंने ग्रुप्स बनाए जिसमें सोसाइटीज थी बड़ी एडवांस्ड, हायरार्की थी सोसाइटी में, आर्ट में काफी रिचनेस थी, माइथोलॉजी, भाषा में। तो ये था प्री हिस्टोरिक केल्टिक आयरलैंड। इसके बाद अगला आया क्रिश्चियनाइजेशन एंड मोनेस्टिक कल्चर। ये क्या होता है? क्रिश्चियनाइजेशन मीन्स क्रिश्चियनिटी का आना, हाउ क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन अराइव्ड इन आयरलैंड। इट अराइव्ड इन द 5th century. It was famously promoted by Saint Patrick, who used the shamrock to explain the Holy Trinity. The monasteries became centers of learning, producing illuminated manuscripts such as the Book of Kells and preserving knowledge, art and culture during Ireland's golden age in the 7th and 8th centuries. So monistic culture को हम कहेंगे जैसे भिक्षु कल्चर है, इंडिया में भी होता है। जब बुद्धिज्म में भिक्षु जो होते थे, कैसे वो रहते थे, बिल्कुल कम से कम चीजों में भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे, वो मॉन्क्स थे। तो मोनिस्टिक कल्चर जो है और क्रिश्चियनाइजेशन है, आफ्टर दिस प्री हिस्टोरिक, इसका टाइम पीरियड आया। इसके बाद आया इन्वेजन्स एंड वाइकिंग्स एंड नॉर्मन्स। क्या था वो? वाइकिंग्स जो थे ये भी एक टाइप का ग्रुप ही था, ग्रुप ऑफ पीपल। दे बिगैन रेडिंग आयरलैंड। रेडिंग मीन्स लूटपाट करना। आयरलैंड इन द लेट 8th century. They established coastal settlements and trading posts which introduced coinage and new technology. तो जो वाइकिंग्स थे लेट 8वीं शताब्दी में, इन्होंने तटीय कॉलोनियां बनाई तट पे, उसके आइलैंड के ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, मतलब ऐसे ऐसी जगह बनाई जहां से आप ट्रेड कर सकते हो, सामान आना जाना। और इन्होंने कॉइन्स की भी शुरुआत की कि भाई करेंसी एक तरह की नई टेक्नोलॉजी भी, किसने? वाइकिंग्स में। उनका जो इन्फ्लुएंस था, देयर इन्फ्लुएंस वेन्ड आफ्टर द बैटल ऑफ क्लॉन्टाफ इन 1014। वाइकिंग का जो इन्फ्लुएंस था, इफेक्ट था, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था 1014 में। उसके बाद वाइकिंग्स का जो इम्पैक्ट था, उनका प्रभाव था, वो सारा कम हो गया। उसके बाद आए नॉर्मन्स। The Norman invasion in 1169, it marked the start of over 800 years of English involvement, though Gaelic culture persisted outside around Dublin. तो नॉर्मन्स जो आए, अपने साथ वो इंग्लिश रूल लाए, अंग्रेजी राज्य, साम्राज्य लाए, जो अगले 800 साल तक करीब रहा। और इसमें ये काफी डिटेल है कि भाई इंग्लिश रूल में क्या क्या हुआ। तो ये अगला आ जाता है इंग्लिश रूल। From the 16th century onwards, English and the later British rule intensified. It led to political and cultural tensions. The 19th century saw the Great Famine, बहुत बड़ा अकाल पड़ा 1845 से 1852 तक, ऑलमोस्ट आप मान लो 7 years का अकाल है ये, 7 साल तक का, which caused mass starvation and emigration, which profoundly affected Ireland's population and society. तो करीब 7 साल तक अकाल ऐसा पड़ा कि लोग काफी भूखमरी से मरे, और एमिग्रेशन, वो आयरलैंड को छोड़ छोड़कर भी बाहर जाकर बसे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अकाल था। इससे आयरलैंड की पॉपुलेशन पे प्रभाव पड़ा, सोसाइटी पे प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम आ जाते हैं इंडिपेंडेंस एंड मॉडर्न आयरलैंड। ये क्या है? 20th century जो थी, इट वॉज मार्क्ड बाय द ईस्टर राइजिंग ऑफ 1916, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए लड़ाई 1919 से लेकर 1921 तक,
and the Anglo-Irish Treaty which created the Irish Free State. मतलब एक जो आपस में समझ है या समझौता है, ट्रीटी कहते हैं, समझौता है कि भाई अब आयरलैंड को उसकी आजादी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। Northern Ireland remained part of the United Kingdom leading to partition, and Republic of Ireland was formally established in 1949. तो 1949 में जाकर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की स्थापना हुई. The peace process in Northern Ireland culminating in Good Friday Agreement of 1998 has been crucial in shaping contemporary Ireland. तो ये सब हिस्टोरिकल टर्म्स हैं, लिटरेचर में इतना हमें जरूरत है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। कल्चरली हम अगर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिस्पाइट हिस्टोरिकल अपहीवल्स आयरलैंड रिटेन्स अ रिच कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग द गैलिक लैंग्वेज, फोकलोर, लिटरेचर एंड म्यूजिक. Its landscape, traditions, and historical monuments continue to reflect the resilience and identity of the Irish people. इसका मतलब मेन चीज ये है कि इतने सालों से 800 साल से ज्यादा तक इनके ऊपर दूसरे लोगों ने राज किया, लेकिन फिर भी आयरिश कल्चर जो है, आयरिश ट्रेडिशन है, ये सब ये दिखाती है कि आयरिश व्यक्ति जो है, एक आम आदमी जो है, वो कैसे अपनी पहचान को बचा कर रखता है, और उसमें रिजिलियंस है. रिजिलियंस शब्द का मतलब है कैसे आप किसी भी ऐसे दौर से आप गुजरे हैं, बहुत कठिन दौर से, फिर भी आप वापस से आप अपना मानसिक संतुलन पा लेते हैं. यू बाउंस बैक आफ्टर अ ट्रेजेडी and you continue with life. That is a quality of resilience. So Irish people are considered quite resilient despite such a long reign by the British. Here I have put some pictures. The Great Irish जो भूखमरी थी, potato famine. This is about the cross here, Christianization when it came. These are the ships, the Vikings, how they came, generally depicted. This is the independence, the freedom movement, how this person, he's holding a flag which is promoting Irish independence, right, and the Irish culture. Let's move forward. Here I have put some pictures which show this is the great potato famine. Potatoes, ये भूखमरी जो हुई थी, कैसे ये यहाँ पे देखो एक व्यक्ति घोड़े पे बैठा है, ही इज अ रिच मैन, एंड ये लोग कैसे उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, इसकी सामान जबरदस्ती ये लोग उठा के ले जा रहे हैं और ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं, मत करो. कितनी भूखमरी और कितना बुरा हाल हुआ होगा. देखो इनकी झोपड़ी भी देखो, और काफी लोग बस खड़े होके तमाशा देख रहे हैं. ये आजादी की लड़ाई में कैसे कितने लोग इकट्ठे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए. और ये ईस्टर 1916 में है, जब कुछ क्रांतिकारियों ने, आयरिश क्रांतिकारियों ने कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लिया था, और कैसे लड़ाई लड़कर वैसे उनका जो आंदोलन था उस वक्त, तो उन्हें आजादी नहीं मिल पाई आयरलैंड को, लेकिन इसका काफी प्रभाव पड़ा आयरिश जनता पर. तो ये एक पिक्चर मैंने वहां से ली है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, हियर वी हैव आयरिश रिवाइवल. So we can say here that here I have taken 4 points. Precursors. Precursors means Irish revival. Irish में revival माने रेनेसा, किसी भी चीज को पुनर्जीवित करना, रिवाइवल है ना. तो आयरिश लोगों पे इतना राज हुआ, लेकिन फिर भी आयरिश ने अपनी पहचान या अपने अंदर अपने देशभक्ति की भावना कह लो या अपनी पहचान कह लो, उसके प्रति उसमें कैसे जागरूकता आई. प्रीकर्सर्स मीन्स कौन सी वो चीज थी या कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज की शुरुआत की, शुरुआत कैसे हुई, है ना. तो उसमें कुछ किताबें हैं, ये आ जाती हैं कि लोगों ने जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने ये आंदोलन को थोड़ी सी हवा दी, शुरू में कौन कौन थे. तो सबसे पहले थे ये किताब आती है उसमें, हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड heroic period, Standish James O'Grady by, ये मैंने एक फोटो ली है. So I can say middle of the 19th century, there was a revival of interest in Ireland's Gaelic heritage and the growth of Irish nationalism, देशभक्ति की भावना.
Text and movements were influential in shaping the minds of the following generation and to the build-up of national consciousness during the 19th century. इसमें आ जाती हैं ये सारी। अब देखो ये एक दूसरा, ये पहले हमने देखा हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड, फिर आ जाता है आयरिश मंथली 1898 की है ये। आयरिश मंथली, इनके एडिटर थे मैथ्यू रसल। मैगजीन्स है, इन मैगजीन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इनमें आर्टिकल छपेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा आयरिश की अपनी हिस्ट्री क्या है, क्यों महान है, क्यों हमें अपनी लड़ाई, आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए, एक्सेट्रा। ये दो फोटोज मैंने ली है, ये नेशनलिस्ट हैं, देशभक्त हैं, जिन्होंने काफी अपना एक मूवमेंट चलाया। ये हैं चार्ल्स किकहम, दूसरे हैं जॉन ओ लेयरी। ये जॉन ओ लेयरी है, ये चार्ल्स किकहम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थे। और ये आ जाती है गैलिक जर्नल। अब गैलिक शब्द जो है, इट इज अगेन, चाहे आप कैल्टिक कह लो चाहे आयरिश कह लो, ये सब एक ही चीज को पॉइंट आउट करते हैं। दे मीन द सेम, दे आर सिनोनिम्स ऑफ आयरिश, गैलिक, केल्टिक। ठीक है, तो गैलिक जर्नल 1882 की है। ये है आयरिश भाषा में, इसका नाम है आयरिस लियबार्ड ना गैडिल। I may be wrong. I'm sorry if I'm wrong. I may not have pronounced it correctly like the way in Irish language it should be pronounced. But this is just to show you that this is the original name in the Irish language of Gaelic Journal. Right? Okay. Now what is the importance of it? It is the first bilingual Irish periodical. पहली periodical है आयरिश की, आयरिश लैंग्वेज में। ये इसकी शुरुआत किसने की? इट वॉज फाउंडेड बाय द गैलिक यूनियन। इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बायलिंगुअल आयरिश पीरियोडिकल एंड इट वॉज फाउंडेड विद द हेल्प ऑफ डगलस हाइट एंड इसके एडिटर थे डेविड कॉमन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, गैलिक जर्नल। और कौन सा साल है? 1882। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला आ जाते हैं, देखो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, जैसे हमने पीछे भी टाइमलाइन देखी, ये टाइमलाइन आगे बढ़ती है। 1882 में गैलिक जर्नल आई। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 1888 में, वैसे काफी किताबें आई पर मैंने बहुत लिमिटेड लिया है। देयर हैव बीन मेनी अदर publications but I have taken very limited ones. Now further we see in 1888 came Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry by W.B. Yeats. It is a compilation of various authors of 18th and 19th centuries. So 18th और 19th century के जो राइटर्स थे, उनकी लिखी हुई कहानियां जैसे इधर उधर है ना, पब्लिकेशंस में स्कैटर्ड है, बट इसमें यीट्स ने इन सारे को इकट्ठा कर कर एक साथ पब्लिश किया ताकि वो जो बिखरा हुआ है उसको एकजुट कर दिया। 1888 में ये पब्लिश हुआ। उसके बाद 1890 में, अच्छा ये जो पब्लिश हुई इसमें भी डगलस हाइट जो थे उनका योगदान था, ही असिस्टेड। 1890 में पब्लिश हुई बिसाइड द फायर, इसके जो थे ये डगलस हाइट ने किया। ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, बाद में मैं इसके बारे में बताऊंगी। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। व्हाट वाज दिस? This besides the fire was a collection of folklore in Irish. Again, लोक कथाएं, folklore is लोक कथाएं. It was published in Irish भाषा में 1890 में। तो आप देखो कैसे साल दर साल आयरिश लैंग्वेज को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, आयरिश कहानियों को, आयरिश कल्चर को, हर चीज जो आयरिश है। 1892 में क्या हुआ? आयरिश लिटरेरी सोसाइटी यीट्स ने लंदन में सेटअप की। ये उसका वो है डॉक्यूमेंट कि इन्होंने, यीट्स ने, विलियम बटलर यीट्स जो थे उन्होंने सेट की। इनके साथ थे T.W. रोल्स्टोन, चार्ल्स गैवन डफी एंड जॉन टॉड हंटर। इन लोगों ने मिलकर ये आयरिश लिटरेरी सोसाइटी लंदन में सेट की। उसके बाद आ जाते हैं 1892 में। 92 में देखो उसी साल में इन्होंने लंदन में सेट की और डबलिन आकर यीट्स ने नेशनल लिटरेरी सोसाइटी सेट की। दोनों यीट्स ने सेट की, ये लंदन में, ये डबलिन में, और दोनों 1892 में किया। और इसका जो डबलिन में सेट किया, इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे डगलस हाइट।
ठीक है। पैरेलली जब ये चीजें सेट हो रही थी तो जो एक माहौल बना हुआ था, उस माहौल में एक और सोसाइटी सेट हुई। सोसाइटी मतलब एक टाइप का ग्रुप होता है जिसमें लोग मिलकर अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। एक टाइप का आप क्लब कह सकते हो, ये नाम है उसका। तो एक और जो इसी दौरान सेट हुआ वो था लेंस्टर लिटरेरी सोसाइटी, एंड उसके साथ साथ एक और ग्रुप था आयरिश फायरसाइड क्लब। इन दोनों में ही ये 1880s के दौरान सेट हुए थे। इन दोनों में ही ये दो व्यक्ति जो थे ये काफी इंस्ट्रूमेंटल थे। ये थे आर्थर ग्रिफिन और ये थे विलियम रूनी। दोनों के दोनों दे वर बोथ मोर रेडिकल एंड दे वर एक्टिव इन सेटअप ऑफ बोथ दीज ग्रुप्स। लेट्स मूव ऑन टू नाउ फर्दर टाइमलाइन में 1893 में यीट्स ने publish किया The Celtic Twilight by Yeats. What was it? It was a collection of folklore and reminiscences from the west of Ireland. तो कुछ कहानियां अगेन पोइट्री एंड कलेक्शन था जो यीट्स ने पब्लिश किया 1893 में। अगेन इन्होंने इसका नाम रखा था केल्टिक ट्वेलाइट। इसमें एक पोयम थी इनटू द ट्वेलाइट पोयम, और इसी पोयम से ये जो पूरा मूवमेंट है आयरिश रिवाइवल का, केल्टिक रिवाइवल, केल्टिक ट्वेलाइट, यहां से केल्टिक, यहां से ट्वेलाइट, इस चीज का एक इसको पुश मिला, इसको एक सपोर्ट मिला, वो इस किताब से था। ये मैंने इसका एक पोस्टर भी यहां लगाया है। 1893 में एक और चीज हुई, गैलिक लीग की स्थापना हुई। गैलिक लीग, it was founded by David Hyde, again the same person जिसकी मैं बात कर रही थी। कौन थे ये व्यक्ति हम आगे देखेंगे। He was a very important person. So he set up Gallic League and इनके साथ दो व्यक्ति और थे जिन्होंने इनकी मदद की इसमें। एक थे यूजीन ओ ग्राउनी एंड इयॉन मैकनील। इन्होंने ये क्यों सेट किया गैलिक लीग? To encourage the preservation of Irish culture, its music, dances and language. मतलब कि आयरिश कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली। एंड हाइड became its first president. तो हाइड जो थे, डेविड हाइड, वो इसके पहले प्रेसिडेंट भी बने। फिर डेविड हाइड ने एक नई किताब पब्लिश की इसी साल, इसका नाम था द लव सॉन्ग्स ऑफ कनॉच। ये आयरिश शब्द है। I'm trying my best to pronounce it the right way, but forgive me if the pronunciation is incorrect. और ये भी डगलस, ये डेविड हाइड नहीं है, this is wrong. I'm sorry, but it should be डगलस हाइड। ठीक है, ये डेविड हाइड नहीं है, this is not डेविड हाइड, this is डगलस हाइड। ये भी उन सेम पर्सन ने किया है पब्लिश। दिस इज द बुक। ये पिक्चर मैंने यहाँ डाली है, गैलिक लीग की मैंने एक पिक्चर डाली है। 1894 पे आ जाते हैं अब। 1894 में न्यू आयरलैंड रिव्यू, अ लिटरेरी मैगजीन, वाज फाउंडेड बाय थॉमस ए फिनले। ही वाज द एडिटर। ये उनकी फोटो है। एंड इन्होंने ये काफी टाइम तक रखी किताब। उसके बाद 1911 में इन्होंने ये किताब बंद करके और ये शुरू कर दी स्टडीज। उसके भी एडिटर यही रहे। ठीक है, he replaced it in 1911. अच्छा, 1897 में न्यू आयरिश लाइब्रेरी करके एक किताबों का पूरी सीरीज जो है वो पब्लिश हुई। ये थी आयरिश हिस्ट्री पे और लिटरेचर पे। इसके एडिटर्स थे हाइड, रोल्स्टन एंड डफी, और ये लंदन पब्लिशर फिशर अनविन ने शुरू की पब्लिशिंग। इसमें पूरी आयरिश हिस्ट्री और लिटरेचर के बारे में डिटेल्स। 1899 में डगलस हाइड की ही आई लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड। ये मैंने इसकी एक पिक्चर यहाँ डाली और एक इसकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इनकी क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है। काफी पढ़े लिखे थे डगलस हाइड, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे आयरलैंड के। 1897 पे आ जाते हैं। 1897 में यीट्स जो थे, ये देखिए यीट्स की फोटो। यीट्स जो थे इन्होंने मैनिफेस्टो
रिलीज किया ऑफ आयरिश लिटरेरी थिएटर, कि ये एक थिएटर बनाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली आयरिश लिटरेरी थिएटर, और ये हुआ 1897 में। इनके साथ थी लेडी ग्रेगरी और एडवर्ड मार्टिन, और इसमें इन्होंने अपना इंटेंशन बताया, देयर इंटेंशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल थिएटर फॉर आयरलैंड। तो इन्होंने ये बात की घोषणा की कि भाई हम एक आयरिश लिटरेरी थिएटर की स्थापना करेंगे, हमारा इंटेंशन। ठीक है, ये तीन व्यक्ति। 1899 में आयरिश लिटरेरी थिएटर को स्थापित कर दिया गया। देखो यहां मैनिफेस्टो था, यहां पे स्थापित कर दिया गया आईएलट। और इसमें कौन कौन किसका योगदान था? यीट्स का, लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टिन, जॉर्ज मूर, ये कुछ लोग थे जिन्होंने सेट किया। अच्छा, इसमें इन्होंने बताया कि भाई हम इसमें डबलिन, आयरलैंड की जो सिटी है डबलिन, वी आर गोइंग टू परफॉर्म आयरिश प्लेज बाय आयरिश ऑथर्स। 1900 में एक और ग्रुप की स्थापना हुई। इस ग्रुप का नाम था डॉटर्स ऑफ आयरलैंड। ईस्टर संडे के दिन इन 1900 इसकी स्थापना हुई। इट वाज एस्टैब्लिश्ड डॉटर्स ऑफ आयरलैंड। ये नीचे ये जो नाम है ये आयरिश लैंग्वेज में है इसी ग्रुप का, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अच्छा, ये ग्रुप क्या करेगा? इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी वुमन सोसाइटी विच वॉज फाउंडेड बाय मॉड गॉन। ये है मॉड गॉन, इनका नाम। ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी, यीट्स काफी प्रभावित थे इनसे, और इन्होंने ये ग्रुप बनाया फॉर फीमेल्स। इट हैड सिग्निफिकेंट फीमेल फिगर्स इंक्लूडिंग राइटर्स। तो स्थापना इन्होंने की, मगर इसमें राइटर्स भी बहुत थे। 1901 पे आ जाते हैं। 1901 में बैनबा लैंग्वेज जो है आयरिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर, इसकी स्थापना हुई। इसके जो एडिटर थे वो थे एक आयरिश पर्सन ही, टैडग ओ डॉनर करके। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट कंप्लीटली, but this all you need to know, have an idea about this, about the publications in this time. Also in 1901 there was a father Patrick Stephen Denon. इन्होंने ये पब्लिश की पहली नॉवल इन आयरिश लैंग्वेज, कॉर्मक ओ कोनेल। और इस वक्त जब ये इस पे काम कर रहे थे तब फादर पैट्रिक स्टीफन ने एक आयरिश डिक्शनरी पे भी काम चल रहा था, जो थी ट्रांसलेशन, आयरिश इंग्लिश डिक्शनरी। एक बहुत बड़ा काम था। सोचो आयरिश भाषा कितनी बड़ी है, उसके ट्रांसलेशन में आप इंग्लिश भी डाल रहे हो, तो बहुत बड़ा काम था जिसपे ये काम कर रहे थे। उसके साथ साथ इन्होंने पहली आयरिश नॉवल भी आयरिश लैंग्वेज में ये नॉवल लिखी। 1902 में गैलिक जर्नल की स्थापना हुई। देखिए इससे पहले गैलिक लीग की स्थापना हुई जो ग्रुप था, पर 1902 में गैलिक जर्नल की स्थापना हुई। ये लिटरेचर है, ये उसकी एक तरह की किताब है, एक मैगजीन है, एक मंथली है, एक पीरियोडिकल है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 1903 में ही आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके संस्थापक कौन कौन थे? यीट्स थे, लेडी ग्रेगरी, जॉर्ज रसल, जिन्हें एई के नाम से जाना जाता है जब वो राइटिंग करते हैं, एडवर्ड मार्टिन, जे.एम. सिंच, एनी हॉर्निमन। इन लोगों ने मिलकर इस थिएटर की स्थापना की, सोसाइटी की स्थापना की। और 1904 में दिसंबर 27 को एबी थिएटर को एस्टैब्लिश कर दिया गया। एबी थिएटर इट वाज ओपन्ड बाय आयरिश नेशनल सोसाइटी। इसी के अंदर इन्होंने अपने ये खरीद के एबी थिएटर को शुरुआत कर दी। ठीक है, बाय आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी। 1904 में आयरिश इंग्लिश डिक्शनरी की भी पब्लिकेशन हुई जो फादर पैट्रिक लिख रहे थे। और इसी साल में डेना जर्नल की भी स्थापना हुई विच वाज फाउंडेड बाय जॉन एग्लिंटन। Here I have taken some pictures of the Dana Journal, Irish English Dictionary and the Irish Review. आप इसमें देख सकते हो Dana Journal में here we are talking about Celtic movement. There is some article on Jane Austen. Then Irish National Theatre के बारे में भी लिखा गया. I have highlighted to show you the first page. This is Dana Journal. ये Irish Review है, monthly magazine of Irish literature.
ये यहाँ पे देखिए गैलिक लिटरेचर को बढ़ावा देना है, तो हियर देयर इज अ सेक्शन ऑन इट। ये है वो आयरिश इंग्लिश डिक्शनरी, एंड आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट काम था। इट सेज phrases, words, idioms, modern Irish language with explanations in English. ठीक है, so these are some pictures I have added here. In 1906, Molson and Company Publishing House founded this first novel. 1906 में ये पब्लिशिंग हाउस शुरुआत हुई इसकी आयरिश ऑथर्स को पब्लिश करने के लिए, और इसकी पहली पब्लिकेशन जो थी वो थी जोसेफ कैम्पबेल नाम की राइटर की रश लाइट। रश लाइट का मैंने एक पिक्चर यहाँ लगा दिया है। 1906 में अगर आप देखें तो टू 1909 ये लेडी ग्रेगरी जो थी, जो आयरिश लिटरेरी सोसाइटी जो यीट्स के साथ जो थी, थिएटर था, एबी थिएटर में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका इन्होंने निभाई, उनका एक पब्लिकेशन आया किल्टार्टन स्टोरीज कलेक्शन। 1906 में इन्होंने लिखा अ बुक ऑफ सेंट्स एंड वंडर, और 1909 में द किल्टार्टन हिस्ट्री बुक। ये आप देखिए टाइमलाइन कि कैसे कितनी सारी पब्लिकेशन आयरलैंड की आ रही, एक तरह का उफान आया है, a kind of a surge in creative writing. 1910 में we have the Irish Review by Professor David Houston। इसी का मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था बड़ा पिक्चर। And 1910 में आई The Circle and the Sword by Plunkett. This was also a very important literature. So just to sum up, the Irish revival consisted of Gallic League, home rule movement कि भाई हमें आजादी चाहिए, हम खुद अपनी सरकार बनाएंगे, various societies that were set up, various cultural groups, Gallic League जो डगलस हाइड ने बनाई, देखिए यहाँ पर ये कह भी रहे हैं, it is founded not upon hatred of England but upon love of Ireland। ठीक है, ये एक पिक्चर है showing this is Ireland and this is Britain, और ये नीचे लिखा है ऑन विच साइड आर यू, लैंग्वेज कलेक्शन, मतलब आप किस तरफ, क्या आप आयरिश हो, क्या आप ब्रिटेन की तरफ हो। तो एक तरह की जागरूकता है कि भाई आप हमारे ऊपर जो राज कर रहे हैं, हमारी पहचान उनसे अलग है। ये यहाँ पे देखो झंडा लेकर खड़ा हुआ है आयरलैंड का, और ये वो व्यक्ति है, यही वाले डगलस हाइड, ही इज डगलस हाइड, ही वाज द फर्स्ट president or prime minister, I'm not sure, but he was a very learned man and he went on to head the country, lead the country when it got independence. And this is the same group, the Daughters of Ireland by Maud Gonne cultural group. Here she is standing, Maud Gonne, Revolutionary Society for Women, females. Okay. With that we come to the end of our lecture, and I just have a small map in the last. This is a map in 650 AD का map है, monasteries, and how the blue color में जितने भी dots हैं ये monasteries, ठीक है, different monastery for different things, ये different provinces हैं। ये जो area है देखिए जहाँ पे pointer है, ये है Aran Islands, ये Galvin Bay जहाँ पे कहानी है Riders to the Sea। ये 950 का मैप है, वाइकिंग्स टेरिटरी दिखा रहा है ग्रीन कलर का, राइट। जस्ट सी हाउ द आयरिश लैंड हैज चेंज्ड नाउ, एंड दिस इज अ मैप फ्रॉम जब ग्रेट हंगर हुआ, पोटैटो फैमिन हुआ, तब कैसे पॉपुलेशन चेंज हो गई, देखो कितनी डिक्रीज हो गई, 30 और मोर, कितने लोगों की डेथ हो गई भूखमरी से। So that is the last slide of this video presentation. I hope you were able to get a brief idea about Irish literary revival and its history, a very brief idea. In my next video we will specifically look at the Irish literary revival and the culture, and in case you have any question you can put it in the comment box. And as I always leave you,
I would say again, happy learning till we meet next.